जब भी दो लोग मिलते हैं तो वो लोग यूजुअली इंट्रोड्यूस अपने आप को कैसे करते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये काम करता हूँ। पर जब दो यूपीएससी एस्पिरेंट्स मिलते हैं तो अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई तुम्हारा ऑप्शनल क्या है, मेरा तो ऑप्शनल ये है। तो इसी से आप लोग समझ गए होंगे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी में ऑप्शनल सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं मेधा आप सभी का स्वागत करती हूँ जोश टॉक्स के इस एक और अनोखे सेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें, कहाँ से पढ़ाई करें, कब और कैसे तैयारी करें और कैसे वैल्यू एडिशन करें। ये सभी सवाल आज हम इस चर्चा में डिस्कस करने वाले हैं इन सबको। और इस डिस्कशन में आज हमारे साथ यूपीएससी सीएससी 2023 के 3 टॉपर्स मौजूद रहेंगे जिनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो जल्दी से मैं उन सभी टॉपर्स का स्वागत करते हैं, हम लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तो हमारी जो पहली मेहमान है आज की इस चर्चा में वो हैं तृप्ति कलहंस मैम, जिन्होंने इस बार यूपीएससी सीएससी में 199th रैंक प्राप्त की है। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं चैतन्या गिरी सर, जिन्होंने इस बार 117th रैंक प्राप्त की है। और आज की हमारी तीसरी मेहमान हैं शुभ्रा पांडा मैम, जिन्होंने इस बार 204th रैंक प्राप्त की है। तो जोरदार तालियां एक बार सभी के लिए। अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। हमारे बहुत सारे सवाल हैं इन लोगों के। वी होप टू गेट द आंसर्स ऑफ ऑल ऑफ देम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणय है और मेरा सवाल आप तीनों से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था और वो सब्जेक्ट आपने किस बेसिस पे सेलेक्ट किया था और इसकी तैयारी आपने कैसे की थी? ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले मेरा 5th अटेम्प्ट था, तो पहले के 4 अटेम्प्ट्स में मेरा ऑप्शनल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑप्शनल शायद मैंने गलत चूज़ किया है, मेरे लिए वो बहुत मोनोटोनस और डल हो गया था। तो मैंने 5th अटेम्प्ट में आके अपना ऑप्शनल चेंज किया था एंथ्रोपोलॉजी में। तो वो मैंने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया था बेसिस पे कि कितना मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग है और कितना मुझे वो समझ में आ रहा है और कितना कॉम्पैक्ट उसका सिलेबस है, मार्केट में कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके। तो उस बेसिस पे मैंने अपना ऑप्शनल यहाँ पे चूज़ किया था। मेरा ऑप्शनल पॉल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस था। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था कंप्यूटर साइंस में, बीटेक कंप्यूटर साइंस से मेरी ग्रेजुएशन थी, तो कंप्यूटर साइंस एज सच कोई ऑप्शनल अवेलेबल है नहीं। तो मेरे माइंड में स्टार्टिंग में था मैथ्स ले लेता हूँ क्योंकि मैथ्स में साइंस होती है तो थोड़ा रिलेटेबल चीज़ है। बट मैथ्स में क्या था कि ना, मैंने जब थोड़ा रिसर्च करा तो पता लगा कि मैथ्स में मार्क्स मिलते हैं या तो वेरी हाई या वेरी लो, बिकॉज उसमें स्टेप मार्किंग नहीं होती। जैसे स्कूल में तो स्टेप मार्किंग होती थी, वहाँ मेंस के एग्जाम में स्टेप मार्किंग नहीं मिलती। और मैथ्स में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में वो थोड़े लिमिटेड है, प्लस मैथ्स का कोई ओवरलैप नहीं है दूसरे सब्जेक्ट से। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने ग्रेजुएशन में बस फर्स्ट ईयर में मैथ्स पढ़ा था, तो मैथ्स काफ़ी हद तक मैं भूल चुका था। तो फिर मैंने डिसाइड करा कोई ऐसा ऑप्शनल लेते हैं जिसका ओवरलैप अच्छा हो और जो थोड़ा साइंटिफिक सा भी हो, जिसमें पॉइंटर बेस्ड आंसर मैं लिख सकता हूँ, कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ें हों। ऑप्शनल पॉल साइंस में एक चीज़ मुझे जो हेल्प हुई, जो मेरे माइंड में था कि पॉल साइंस लेना चाहिए, वो ये था कि इसका करंट अफेयर से काफ़ी ओवरलैप है। तो अगर पॉल साइंस में अच्छे से पढ़ूंगा, पॉल साइंस के लिए करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ूंगा, तो मेरे जीएस के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी साथ साथ कवर हो जाएंगे। तो इस वजह से मेरा रीज़न था पॉल साइंस लेने का। और उसमें मार्केट रिसोर्स काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है मार्केट में, तो इस वजह से रीज़न था मेरा पॉल साइंस। मेरा एक्चुअली ऑप्शनल सब्जेक्ट था फ़िलासफ़ी और मैंने अपनी ग्रेजुएशन से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं फ़िलासफ़ी लूँगी। तो क्योंकि मैंने देखा था सिलेबस वगैरह और मैंने देखा कि फ़िलासफ़ी का सिलेबस काफ़ी छोटा है और इसकी काफ़ी लिंकेजेस भी है GS 1 GS 4 के साथ, 1 नहीं GS 4 के साथ और एसए वगैरह के साथ। तो इसलिए मैंने अपना ग्रेजुएशन भी फ़िलासफ़ी में ही किया और उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम भी फ़िलासफ़ी में ही दिया एज ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए क्या तैयारी की थी अलग से? मेरे लिए अलग ये था कि मैंने रिसोर्सेज बहुत लिमिट किए थे। जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो हर जगह ध्यान न भटका के मैंने बहुत लिमिटेड रिसोर्स रखे थे, उन्हीं का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया था। आई थिंक स्टार्ट जब करते हैं जर्नी तो मन करता है सब कुछ पढ़ लें, तो लेकिन जब आप जर्नी में आगे जाते हो ना तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ लिमिटेड चीज़ें हैं, उन्हीं का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। तो ये मेरे लिए शायद बहुत अलग रहा था इस अटेम्प्ट में। अलग तो मैंने एज सच पॉल साइंस में क्या होता है जनरल मार्केट में कि शुभ्रा रंजन IAS करके कोचिंग है, उसके नोट्स कर लो तो पॉल साइंस हो जाएगा।
तो क्योंकि मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो मैंने जब तक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब तक मैंने बस मैम के नोट्स फॉलो करे थे। उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि अब अगर होना है तो मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स चाहिए, तभी एक अच्छी रैंक आ पाएगी। तो उसके लिए मैंने कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करी थी। उसमें एक चीज़ थी सबसे पहले कि मैंने ना टॉपर कॉपीज़ से काफ़ी अच्छे वैल्यू एडिशंस उठाए थे, जो टॉपर कॉपीज़ मार्केट में अवेलेबल है पॉल साइंस की, उसके मैंने अच्छे टॉपर कॉपीज़ से वैल्यू एडिशंस उठाए। प्लस दूसरी चीज़, एक शो आता है वैंटेज विद पलकी शर्मा, उसमें से मैंने काफ़ी अपने नोट्स बनाए, वैल्यू एडिशन वाले नोट्स बनाए, बिकॉज उसका एनालिसिस और उसमें करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स जो हैं वो मैं अपने आंसर्स में कोट कर सकता था। काफ़ी यूपीएससी से लिंक्ड चीज़ें उस शो में कवर करते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा फॉलो करी जो आई थिंक काफ़ी हेल्प हुई है। और तीसरी चीज़ जो मैंने एक एक्स्ट्रा करी आई थिंक कि ना, मैंने अपने ऑप्शनल के बहुत शॉर्ट और कंसाइज नोट्स बनाए। एक होता है कि मैम के नोट्स कर लो, फिर एक होता है मैम के नोट्स में से अपने नोट्स बना लो। मैंने अपने नोट्स में से भी और शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो मुझे एकदम लास्ट मिनट रिवीजन जो होता है, एग्ज़ाम से पहले हमें 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, जीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर 5 दिन की छुट्टी होती है, फिर ऑप्शनल का पेपर होता है। तो उन 4-5 दिन के लिए मेरे पास अच्छा रिसोर्स हो, उसके लिए मैंने बहुत शॉर्ट और कंसाइज नोट्स बनाए थे। तो आई थिंक ये 3 चीज़ों ने हेल्प करी है। चौथी चीज़ जो एक और है, एक ना सिविल्स फ्रंट करके है कोचिंग, उनके पॉल साइंस के नोट्स आते हैं। ऑल्दो मैंने उन्हें फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि टाइम का थोड़ा लैग था, मुझे काफ़ी बाद में पता लगा, बट दोज नोट्स आर वेरी रिलायबल और काफ़ी अच्छा वैल्यू एडिशन है उन नोट्स में विद एग्जांपल्स। सो आई थिंक दैट यू कैन फॉलो फॉर पॉल साइंस। जैसे चैतन्य सर ने बताया, तो मैंने भी, एक तो मेरे पास काफ़ी लंबा टाइम था, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो मैंने फ़िलासफ़ी बहुत ही एक्सटेंसिवली पढ़ी थी कॉलेज में भी, और उसके बाद भी जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, मैंने सारी की सारी पढ़ी थी, और फिर मैंने उसके नोट्स बनाए थे। लेकिन टाइम टू टाइम हर एक साल में मैंने और भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नोट्स बनाती रही। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने करी कि कुछ ऐसे फ़िलासफ़र्स जिनकी फ़िलासफ़ी और वो खुद काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है, तो मैंने उनको एक अलग से शीट में लिख लिया था, क्योंकि वो मेरा यूज़ होने वाला था एसए में भी और साथ ही साथ में जीएस 4 में भी। तो वो मैंने यूज़ भी किया, इस वजह से मुझे उसमें थोड़ा एज भी मिला। तो ये एक अलग चीज़ थी जो मैंने सोचा कि फ़िलासफ़ी उसमें भी हेल्प कर सकती है। तो जिनका ऑप्शनल नहीं भी है फ़िलासफ़ी, मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि कुछ ऐसे फ़िलासफ़र जैसे स्वामी विवेकानंद है, या फिर वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में एक्जिस्टेंशियलिज़्म फ़िलासफ़ी है, उनके फ़िलासफ़र्स के नाम और उनकी फ़िलासफ़ी, मतलब कुछ 5 to 6 लाइन्स में उसको वो लिख ले, याद कर ले, और कुछ रिनाउंड स्टोरीज़ भी लिख ले जिनको वो कोट कर सके जगह जगह पे। तो वो वैल्यू एडिशन मटेरियल में बहुत अच्छा काम में आता है।